आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं और हमारे हाथ में है मास्टर माइंड क्वेश्चन बैंक लेखा शास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ये मास्टर माइंड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वर्षों से चल भी रहा है और इसमें बच्चों ने ये कहा कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आप निशान लगा दीजिए, हम वही पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और एक एक करके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत तमाम प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जो भी हमारे सामने महत्वपूर्ण होगा उस पर हम निशान लगाएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर जो MCQ प्रॉब्लम लिखा हुआ है इसको तो आप सभी प्रॉब्लम्स को याद करेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और इनको आपको सभी प्रश्नों को याद रखना होगा। यहाँ पर अगला अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है, अलाभकारी संस्थाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने निशान लगा दिया है यानी वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद है प्रवेश शुल्क से क्या आशय है, विशेष निधि क्या होती है, सामान्य दान, विशेष निधि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है प्राप्ति और भुगतान खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जहां हम निशान लगा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आय और व्यय खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है, ये महत्वपूर्ण है, वसीयत या मृत्यु दान क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर जिसके पास ये मॉडल पेपर नहीं है तो वो इसको देख भी सकता है और इस प्रश्न उत्तर को ध्यान से समझ सकता है। वीडियो रोक करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। विशेष दान क्या होता है, उत्तर दान क्या होता है और इसके बाद है सरकारी अनुदान, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पहुंचते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं बताइए। चंदा क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूंजी निधि से क्या आशय है, ये ठीक है। आगम शोधन या प्राप्ति भुगतान खाते से क्या मतलब है, ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रखा है। इसमें भी बच्चे कहते हैं सर इसको भी आप छांट दो। अरे भाई इसमें भी छटनी होएगी, सीधा क्वेश्चन ही तैयार हो जाएगा एग्जाम का। फिर भी चलिए आपकी बातों पर हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। आय व्यय खाते से प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करने की विधि, ये भी महत्वपूर्ण है। अलाभकारी संस्थाओं का आय व्यय खाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लाभ हानि खाते के समान होता है, विवेचना कीजिए। प्राप्ति भुगतान खाता सामान्य रोकड़ खाते में क्या अंतर है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा थ्योरेटिकल जो चैप्टर 1 है ये समाप्त हो चुका है, नहीं अभी है। आगे आता है आय व्यय खाता, आधारभूत उद्देश्य, ये कोई खास नहीं है। प्राप्ति भुगतान खाते का आधारभूत उद्देश्य, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टिप्पणी के रूप में लिखने को कहा गया है। विशिष्ट दान क्या होता है, हालांकि हमने इसे पीछे निशान लगा रखा है। पुराने साप्ताहिक खेलकूद, और कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। प्राप्ति और भुगतान खाते के ऊपर हमें विस्तृत लिखना होगा यहाँ पर। इसके बाद है प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। हम इस प्रकार से इसको दिखा रहे हैं कि आप वीडियो रोक करके इसको याद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं याद कर पाएंगे, इसको समझ भी सकते हैं। मार्केट में ये मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मॉडल पेपर ले सकते हैं। चैप्टर 2 साझेदारी लेखांकन, इसमें यहाँ तो MCQ प्रॉब्लम्स हैं ये तमाम, और इसके बाद जो है इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर यहाँ है।
साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या है, एक साझेदारी समझौते का लिखित होना उत्तम माना जाता है। लेखाकर्म की दृष्टि से कम उन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताइए जिन्हें साझेदारी संलेख में अवश्य ही शामिल किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न के संबंध में क्या नियम है। इसके बाद आता है साझेदारी संलेख के लेखांकन से संबंधित कोई 2 मदे लिखिए। हालांकि जब साझेदारी संलेख के अंदर की सारी बात अगर आप याद ही कर लेंगे, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख भी सकते हैं। लाभ हानि समायोजन प्रत्येक तिमाही के लिए कोई परिस्थिति, राम और श्याम, अभी तो भाई कोई खास महत्वपूर्ण प्रश्न आया नहीं है। ये तो न्यूमेरिकल आ गया इधर। अब यहाँ थ्योरी में है साझेदारी संलेख के तत्व, ये महत्वपूर्ण है। साझेदारी संलेख में यानी साझेदारी संविदा में इन 17 बिंदुओं को देखेंगे तो ये इतनी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आता है आहरण पर ब्याज निकालने की विधि। इसमें तो आपको इसके महीनों का हिसाब रखना होगा। जैसे अगर आहरण पर जैसे बोला, जब प्रतिमाह स्थिर राशि आहरित की जाती है तो उसका नियम है, यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में पहले दिन किया जाता है तो 6.5 महीने का, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाता है तो ब्याज कुल राशि पर 6 महीने के लिए निकाला जाएगा, यदि आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाएगा तो 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। और ये रूल जो तिमाही है, तिमाही वाले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में किया जाता है तो ब्याज पूरे वर्ष के लिए 7.5 महीने का, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंत में निकाला जाता है तो ब्याज पूरे वर्ष के लिए 4.5 महीने का निकाला जाता है। इस प्रकार से आहरण का तिमाही का भी चक्र बता दिया गया है। लेकिन इसमें आहरण अगर बीच में किया जाता है तिमाही में, प्रत्येक तिमाही के मध्य में, उसके बारे में नहीं लिखा है। अगर मध्य में किया जाएगा तो 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। इसके बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम पहुंचते हैं आगे की क्वेश्चन पर। एक साझेदारी हेतु लाभ की गारंटी पर टिप्पणी लिखें। ये तो नहीं इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है उन मदों की सूची बनाएं जो एक साझेदार के खातों में डेबिट या क्रेडिट में डाली जाती हैं, जब पूंजी स्थिर हो, जब पूंजी अस्थिर हो। ये भी इतना ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। साझेदारी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। ये ठीक प्रश्न है। इसके बाद है साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इसमें लिखी जाने वाली प्रमुख बातों को बताइए। तो भाई ये तो क्वेश्चन है ही महत्वपूर्ण। इसके जो पीछे हमने 17-18 आइटम्स पढ़े थे वो वहाँ पर शॉर्ट में इन सबको लिखा गया है और यहाँ इन सबका मतलब भी बता दिया गया है। पूरे 19 पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस हुआ है। तो इसका प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडल पेपर आप मार्केट से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो MCQs हो गया। चैप्टर 3 आ चुका है आपके सामने। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। त्याग अनुपात क्या है, इसकी गणना क्यों की जाती है, ये महत्वपूर्ण है।
इसके बाद है किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग होता है। ये ठीक प्रश्न है। क्या नया साझेदार ख्याति के लिए राशि क्यों देता है। ये भी प्रश्न सही है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 घटकों को बताइए। सही है। ख्याति की परिभाषा दे दीजिए, इसके मूल्यांकन की विधियाँ भी सही है। ख्याति के मूल्यांकन कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये भी प्रश्न सही है। ख्याति को परिभाषित कीजिए, ये भी सही है। और छिपी हुई ख्याति भी ठीक प्रश्न है। ख्याति के ऊपर तो जो भी प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुडविल जो है ये बिजनेस की समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जो है रीढ़ की हड्डी है। त्याग अनुपात होता क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, इस चैप्टर में तो सारे इन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों का नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना क्यों आवश्यक होती है। ये भी प्रश्न सही है। उन मदों को पहचान कीजिए जिनके संदर्भ में प्रवेश के समय समायोजन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ तो ख्याति के ऊपर प्रश्न बनाया गया है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए साझेदार के प्रवेश की दशा में खातों में ख्याति का लेखा करने की विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया है। ये पुनर्मूल्यांकन खाता और लाभ हानि समायोजन खाते में अंतर बताइए, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ख्याति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ख्याति की विशेषताएं बताइए। और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति का लेखांकन, ये वैसे पीछे भी निशान लग चुका है। अब विस्तृत प्रश्नों में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ख्याति से आशय, ख्याति की परिभाषा, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। अगर विधियों को आप बताएंगे विस्तृत में तो उदाहरण सहित बताइएगा, इससे आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद है नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन कैसे करेंगे। इसके लिए प्रीमियम विधि का प्रयोग, पुनर्मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें आगे है, यदि समस्त साझेदारों के मध्य यह समझौता होता है कि प्रत्येक साझेदार की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार निर्धारित की जाएगी, तो आप सभी साझेदारों की नई पूंजी कैसे निकालेंगे। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट जो है सारे समाप्त हो जाते हैं। अब न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल तो खैर निशान लगाया गया, उसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका तो हमने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। चैप्टर 4, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु। कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2021-22 हेतु 30% संक्षिप्त किए गए नवीन संशोधित पाठ्यक्रमानुसार अध्याय 4 पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। चैप्टर 5 भी, साझेदारी फर्म का विघटन, कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2021-22 हेतु 30% संक्षिप्त किए गए नवीन संशोधित पाठ्यक्रमानुसार अध्याय 5 पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो यहाँ आप साफ साफ पता लगा रहे हैं कि चैप्टर 4 और 5 को हटा दिया है और अब भाग 2, यहाँ पर भाग 2 कंपनी खाते, यानी कि ये अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। इसको हम वीडियो पार्ट सेकेंड में तैयार करेंगे। और अब हमने आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर निशान लगा दिया है। अब आप उसको मॉडल पेपर से पढ़ें या इसी में से पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे पढ़िए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसे लगा इसको ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।